स्ट्रिंग वाले केसेस में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई ए एम्पलीट्यूड की वेव हो और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, मतलब कि अगर स्ट्रिंग 1 से और वो किसी दूसरे स्ट्रिंग में चली जाती है, सेकंड स्ट्रिंग में, जो पहले वाले स्ट्रिंग के कंपेयर में लाइट भी हो सकती है और हैवी भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लाइट या हैवी। तो ये कहा गया था कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में जाने पर वेव का कुछ पोर्शन वापस आ जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाता है, और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी, उसका कुछ अपना एम्पलीट्यूड, और कुछ वेव दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी, उसका अपना कोई एम्पलीट्यूड होगा। और इनके लिए ये माना गया था कि ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड एटी और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड एआर, और इनकी अपनी एक इक्वेशन थी। तो कुछ इक्वेशन जो डेरिवेशन के टाइम पर थी वो ये थी कि अगर ए आई इंसिडेंट वेव का है तो ए आई प्लस ए आर वॉज इक्वल टू एटी, और उसके अलावा कुछ और इक्वेशन थी जिसमें एटी की वैल्यू थी 2 टाइम्स ऑफ वी टू इंटू ए आई डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। ये पहले हो चुका है, आज का नहीं है। सेम चीज लेकिन यहाँ पर भी होगी, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी होती है कि अगर हम दो दो पाइप ले लें, पाइप 1 एंड पाइप 2, इसके बाद इसके साथ एक पाइप और कनेक्ट कर दें, और हमने कोई एक वेव भेजी यहाँ से, मतलब इस यहाँ से कोई साउंड को ट्रांसमिट किया, और पाइप 1 में कोई एक गैस है जो कि फर्स्ट गैस गैस 1, और पाइप 2 में दूसरी गैस गैस 2 है। तो ये भी हमारा चेंज ऑफ मीडियम है। दैट मीन्स कि अगर हम जो साउंड भेजेंगे उस साउंड में से कुछ साउंड वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा साउंड, और सिमिलरली कुछ साउंड हमारा दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा। दो तरीके के साउंड होंगे, रिफ्लेक्टेड साउंड और ट्रांसमिटेड साउंड। सेम रिजल्ट इसमें भी आएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसका एम्पलीट्यूड एआर और ट्रांसमिटेड साउंड का एम्पलीट्यूड एटी, और जो साउंड भेजा गया था उसका एम्पलीट्यूड एआई। इनमें भी एग्जैक्टली सेम रिलेशन ही आएंगे, जो स्ट्रिंग में है वही गैसेस में भी है, और रिलेशन सिमिलर इनके, सेम रिलेशन दोनों जगह पर। फर्क इतना है कि यहाँ मीडियम के नाम पर स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मीडियम के नाम पर गैसेस को यूज कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है इसमें। दूसरा फर्क ये है कि यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है। ये दो बेसिक डिफरेंस है, बट रिजल्ट सेम है, दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल एक जैसे ही है। तो हम एक बड़ा ही स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें बहुत ही स्पेशल केस, वो स्पेशल केस ये है कि अगर हम कोई एक पाइप लें जो दूसरे साइड से क्लोज हो, पाइप विच इज क्लोज्ड ऑन द अदर साइड, एक साइड पर जाकर के पाइप क्लोज कर दी जाएगा, और इस एंड पे, पहले वाले एंड पर हम फर्स्ट एंड पर कोई मान लो स्पीकर लगा दे, लाउड स्पीकर लगा दे, कोई लाउड स्पीकर लगा दे जिससे साउंड भेज रहे हो, कोई भी, मतलब
कोई ऐसा सोर्स जो साउंड जनरेट करता हो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, कुछ भी। तो यहां से हमने क्या किया, साउंड इसके पास भेजा, एंड सपोज जो हमने साउंड भेजा उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए था। साउंड हम लोगों ने भेजा विद सम एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल ए। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर क्लोज एंड है तो साउंड यहाँ तक आने के बाद वापस पलट जाएगा पीछे, मतलब इसमें ट्रांसमिशन नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। हम इसको इसको एक ऐसा मटेरियल माने जिससे साउंड बाहर, साउंड प्रूफ मान सकते हो कि साउंड कैन नॉट क्रॉस ऑन द अदर साइड। ठीक है, मतलब इट इज क्लोज्ड बाय सम मटेरियल थ्रू विच साउंड कैन नॉट पास, दूसरे साइड नहीं जा सकते, आप मान सकते हो। तो जो भी साउंड होगा वो वापस रिफ्लेक्ट होगा। अब जब साउंड दूसरे साइड जाएगा नहीं, मतलब कि ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव जीरो हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ए आर बराबर माइनस ए आई, ए आर इक्वल टू माइनस ए आई। मतलब क्या होगा, ए आर इक्वल टू माइनस ए आई का, ए आर इक्वल टू माइनस ए आई, इसका क्या मतलब होगा कि जिस एम्पलीट्यूड की वेव आपने भेजी होगी, ठीक है ना, जिस भी एम्पलीट्यूड की वेव भेजी होगी, मान लो ए एम्पलीट्यूड की भेजा, तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसका कितना एम्पलीट्यूड बनेगा यहाँ पर, मतलब जो साउंड वापस आएगा वो कितने एम्पलीट्यूड का साउंड होगा। तो माइनस तो कुछ और बता रहा है, न्यूमेरिकली द साउंड विच विल कम बैक विल आल्सो बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। हाँ, माइनस फेज डिफरेंस के लिए बताता है, माइनस का पर्पस कुछ और है। जिस एम्पलीट्यूड का साउंड आप यहां से जनरेट करके भेजोगे वो क्लोज एंड पर जाएगा, टकराएगा यहाँ से, और टकरा करके जब वापस आएंगे तो वापस आने वाला साउंड और जाने वाला साउंड दोनों का एम्पलीट्यूड पोर्शन न्यूमेरिकल वैल्यूज में बराबर होगा। बट माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होगा, फेज वाला, माइनस साइन में फेज का कंसेप्ट है, जिसमें अब उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, माइनस साइन के कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। बट ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हम किसी क्लोज एंड पर जाएंगे, किसी भी क्लोज एंड पर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिटर्निंग साउंड and amplitude of incident sound, they are equal in the magnitude part, equal in magnitude, most important statement. Now दूसरा केस, सेकंड केस, अगर हम कोई पाइप लें और दूसरे एंड पर ओपन है वो, मतलब इस साइड पर हमारा लाउड स्पीकर बज रहा है, लाउड स्पीकर से साउंड जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लाउड स्पीकर बेसिकली क्या हो गया, सोर्स का काम करेगा, इससे हमारी साउंड निकल करके इस पाइप के अंदर जा रही है, और इस पाइप के अंदर ना बहुत ही हैवी, बहुत ज्यादा मोलर मास की कोई गैस है। ऑब्वियसली गैस में कोई मीडियम तो होगा ना, मीडियम होगा तभी साउंड जाएगा आगे, तो मीडियम में हमने गैस यूज किया रखा है, और गैस जो है वो बहुत ज्यादा डेंसिटी की गैस, और वो पाइप दूसरे एंड से ओपन है, और ओपन एंड के आउटसाइड, मतलब यहां तक तो गैसेस हैं, इसके अंदर तो गैसेस हैं, लेकिन इसके आउटसाइड नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर डेंसिटी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, और आउटसाइड में ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसी कंडीशन है, वैक्यूम जैसी, लगभग वैक्यूम जैसी। सो आउटसाइड में अगर हमारी डेंसिटी बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, टेंडिंग टू जीरो है, आउटसाइड देयर इज समथिंग बट विच दैट समथिंग इज ऑफ वेरी स्मॉल डेंसिटी। समथिंग में एयर है, जैसे इस कमरे में एयर है, तो इस रूम में जो एयर है उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल है, एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल है, तो बट एयर है, नेग्लिजिबल ही सही बट है, दैट मीन्स क्या होगा, साउंड आगे निकल जाएगा इसमें से। समझ पा रहे हो, साउंड इसमें से प्रोपोगेट कर जाएगा और कुछ साउंड आगे आएगा, मतलब ट्रांसमिशन होगा इसमें, साउंड ट्रांसमिटेड।
अब क्वेश्चन ये है कि जो साउंड ट्रांसमिट होगा उस पर कितना एम्पलीट्यूड होगा, साउंड जो ट्रांसमिट होगा वो कितने एम्पलीट्यूड का होगा। तो ट्रांसमिट होके हम जा किस मीडियम में रहे, देखो ट्रांसमिट होकर के हम जिस मीडियम में जा रहे हैं वो लगभग जीरो डेंसिटी का है, और प्रीवियस क्लास में वेव की स्पीड रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी है। तो अगर डेंसिटी जीरो है या टेंडिंग टू जीरो है तो स्पीड इनफाइनाइट हो गई या फिर बहुत ज्यादा स्पीड होगी। तो ट्रांसमिट होने के बाद हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, सेकंड मतलब कि सेकंड मीडियम में हमारी स्पीड ज्यादा हो गई, ये मेरा फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, और जिसमें हम ट्रांसमिट होकर जा रहे हैं वो हमारे लिए कहलाएगा सेकंड मीडियम। और सेकंड मीडियम की डेंसिटी निल है, नेग्लिजिबल है, टेंडिंग टू जीरो है, तो इसका मतलब सेकंड वाले मीडियम में इस स्पीड इनफाइनाइट होगी या बहुत ज्यादा स्पीड आएगी। अब अगर स्पीड बहुत ज्यादा आएगी सेकंड मीडियम में, यानी कि V2 बहुत ज्यादा होगा, पहले बोर्ड पे देखो, अगर V2 बहुत ज्यादा होगा तो V2 की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो V2 के कंपेयर में V1 नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो इस बहुत बड़े नंबर के कंपैरिजन में एक छोटा नंबर V1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, तो A ऑफ ट्रांसमिटेड विल बी 2 टाइम्स ऑफ M, यानी कि अगर हमने A एम्पलीट्यूड का साउंड भेजा, अगर हमने साउंड भेजा जिसका एम्पलीट्यूड A था, तो जो ट्रांसमिट होके जाएगा उसका एम्पलीट्यूड 2A होगा, डबल एम्पलीट्यूड की वेव आगे जाएगी। जो वेव ट्रांसमिट होगी वो डबल एम्पलीट्यूड की। ठीक, अब ट्रांसमिटेड वेव हमारा डबल एम्पलीट्यूड का आ गया, 2A हो गया, जो भेजा था वो A था, तो वापस क्या आया होगा, ट्रांसमिटेड की वैल्यू 2A, इंसिडेंट की वैल्यू A, तो यहां पर क्या होना चाहिए A। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू A, because if it is A, it is 2A, that means AR should be A. और यहां पर क्या हो रहा था कि AR was minus times AI, that means it was minus of A, मतलब क्लोज एंड ध्यान दीजिएगा, क्लोज एंड पर जब वेव रिटर्न हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जाने वाली वेव और आने वाली वेव दोनों के एम्पलीट्यूड न्यूमेरिकली बराबर है, बट अगर प्लस A जाएगा माइनस से वापस आएगा। लेकिन अगर यहां पर ओपन एंड है, ओपन एंड, और अगर A जा रहा है, यहां से एम्पलीट्यूड A जाएगा, तो रिटर्न होने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आएगा वो भी आपका A, साइन चेंज नहीं हो रहा है इसमें। इसमें अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जाएगा तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड वापस आएगा, इसमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जाएगा और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ही वापस आएगा। वेव की प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन बदली हुई है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि ये एग्जैक्टली 2A नहीं होगा, ये 2A के आसपास होगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी लगभग जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो ये काफी 2A के काफी क्लोज होगा, और ये A से थोड़ा बहुत कम होगा, बट न्यूमेरिकली हम इसको A मान लेंगे और न्यूमेरिकली इसको 2A मान लेंगे। अब ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या सुन ले, उसको हमेशा रखिएगा अपने पास, मतलब नोट्स में होने चाहिए, कि when sound reflected from the close end, sound reflected from close end, then positive amplitude reflects as negative amplitude, कहां पर, क्लोज एंड पर।
और इनको हम बोलते हैं ओपन एंड्स। ये वाला दूसरा वाला ओपन एंड कहलाता है। ये दिस इज कॉल्ड ओपन एंड। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे? व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओपन एंड, व्हेन द साउंड इज रिफ्लेक्टेड एट ओपन एंड, पॉजिटिव कम्स एंड पॉजिटिव इज रिफ्लेक्टेड। जो आया वही, जो गया था वही रिफ्लेक्ट हो गया। क्लोज एंड पे जो गया उसका नेगेटिव रिफ्लेक्ट होके आएगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताते हैं, पर्पस क्या है इसको बताने का। ठीक है, इसको बताने का पर्पस देखो। ये बात समझ में आपको? ठीक, पर्पस क्या है इसका बताने का? तो चलिए एक बार क्लोज एंड की बात करते हैं। क्लोज एंड, अगेन यहाँ पर हम कोई स्पीकर बना देते हैं। लाइक स्पीकर बनाने से पर्पस सिर्फ ये होता है आपको बताने का कि यहाँ पर सोर्स है कोई, और ये सोर्स रेगुलरली कंटिन्यूअसली इसके अंदर साउंड भेज रहा है। कंटिन्यूअसली साउंड भेजा जा रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, एम्पलीट्यूड ए है। फ्रीक्वेंसी एफ और एम्पलीट्यूड ए जाने वाले साउंड की। ठीक है, आने वाले साउंड का, जो साउंड यहां से वापस रिटर्न होगा यानी रिफ्लेक्ट होगा उसका, उस वाले साउंड का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा बट एम्पलीट्यूड माइनस। अब जाने वाले साउंड की इक्वेशन, जाने वाले साउंड की इक्वेशन लिखें और आने वाले साउंड की इक्वेशन लिखें। तो जाने वाले साउंड की इक्वेशन में जो जो साउंड जा रही है उसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज करेंगे वाई आई, आई फॉर द इंसिडेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये जाने वाले का। तो आने वाले की इक्वेशन क्या लिखोगे आप? इक्वेशन जो वेव आएगी उसकी, वाई रिफ्लेक्टेड विल बी, नहीं एम्पलीट्यूड वो सब ना करिए, एम्पलीट्यूड ए की जगह कितना करोगे? माइनस ए, और साइन उसके अलावा क्योंकि आने वाली वेव का प्रोपोगेट करने का डायरेक्शन दूसरा है तो प्लस के एक्स हो जाएगा। ये आने वाली वेव की इक्वेशन हो गई। हाँ जी, नहीं नहीं अभी नहीं। अब लास्ट वाली क्लास में, ठीक है यार के बाद, अब थोड़ा सा लास्ट क्लास का याद दिलाया आपको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कहा था कि जब कोई वेव किसी मीडियम से पास होती है तो वहां पर प्रेशर के वेरिएशंस होते हैं। तो अगर कोई साउंड जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर चेंज होने लगेगा, कोई साउंड आएगा तो प्रेशर चेंज होता है, और चेंज ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करने का एक इक्वेशन था, माइनस बी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ये लास्ट क्लास में था कि साउंड के ट्रेवल करने की वजह से मीडियम का प्रेशर कितना चेंज होगा वो फाइंड आउट करने के लिए माइनस बी इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स लगो। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव की वजह से जो अंदर के गैसेस हैं उनके प्रेशर में जो चेंजेस आएंगे, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू इंसिडेंट वेव, उसको हम लिखेंगे डेल्टा पी सफिक्स आई, डेल्टा पी आई। और देन हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि चेंज इन प्रेशर ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड वेव कितना होगा।
और ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला सामने है, तो देखो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ बी फॉर्मूले के हिसाब से, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, बट कौन से इक्वेशन को, वाई आई। क्या बन जाएगा अगर हम वाई आई को डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, तो ये बन जाएगा बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो डेल्टा पी आर में माइनस बी इंटू डेल डी बाई आर अपॉन डी एक्स। मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी आएगा बी ए के, सेम ही इक्वेशन आएगी यार, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फर्क नहीं आएगा बिकॉज इसमें यहाँ माइनस पहले से इसके डिफरेंशिएशन से माइनस निकल के आ रहा था, और इसमें डिफरेंशिएशन से तो प्लस आ रहा है, बट बाहर वैसे ही माइनस है, तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगी। ये सॉरी ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब जरा सिचुएशन समझो क्या हो रही है। सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब चीजों को समझाने के लिए, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो ये वाला एंड है इसको हमने x इक्वल टू 0 कहा, लेट दिस पॉइंट बी x इक्वल टू 0, लेट द क्लोज एंड इज x इक्वल टू 0। तो यहां पर डेल्टा पी आई की वैल्यू एट दिस पॉइंट, डेल्टा पी आई की वैल्यू, ठीक है, यहां पर डेल्टा पी आई और यहां पर डेल्टा पी आर की वैल्यू क्या क्या बनेगी देखो। तो यहां पर डेल्टा पी आई और यहीं पर डेल्टा पी आर की वैल्यूज पुटिंग x इक्वल टू 0, x को 0 रख दिया अगर, तो ये बन जाएगा। और बी ए के को हम कुछ नाम दे देते हैं, हाँ डेल्टा पी एम कर दे और x को 0 पुट कर दे, तो यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर नाम दे देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, हाँ है? क्या कह रहे हैं, बी ए के को लिख रहे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पर, मतलब जिसको आप x इक्वल टू 0 कह रहे हो, यहाँ पर जो प्रेशर चेंज होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम है। चेंज ऑफ प्रेशर एट दिस पॉइंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। मींस अगर हम टाइम को 0 पुट करें तो क्या होगा, डेल्टा पी एम। टाइम की वैल्यू बदल करके कुछ और कर दें, मतलब ऐसा टाइम ले लें जब ये चीज 90 डिग्री बन जाए, तो यहाँ पर प्रेशर का चेंज 0 आएगा। ऐसा कोई टाइम ले लो जिसमें ओमेगा की वैल्यू 180 डिग्री आती है, तो यहाँ पर डेल्टा पी नेगेटिव आएगा। मतलब होगा क्या कि इस पॉइंट पर जैसे जैसे वेव आएगी, मतलब वेव जब यहाँ पर आती जाएगी, तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर का चेंज कभी पॉजिटिव आएगा, प्रेशर का चेंज कभी नेगेटिव आएगा, प्रेशर का चेंज कभी 0 आएगा, ठीक है। बट एक चीज कॉमन है, अगर आने वाली वेव की वजह से, मतलब कि इंसिडेंट वेव की वजह से किसी भी टाइम टी पर
किसी भी टाइम टी पर डेल्टा पी आई अगर पॉजिटिव है, अगर डेल्टा पी आई की वैल्यू किसी भी टाइम टी पर पॉजिटिव है मान लीजिए, तो उसी टाइम पर डेल्टा पी आर भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज दोनों बराबर है एक्चुअली। मतलब क्या हो रहा है कि जो वेव यहां पर आ रही है, अगर उसकी वजह से, आने वाली वेव की वजह से अगर यहां पर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब कि कंप्रेशन बनता है, तो जाने वाली वेव की वजह से भी यहां पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी उसकी वजह से भी यहां पर क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। दोनों सिमिलर एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, आपको यही बताया गया था कि जब वेव ट्रेवल करती है, स्पेशली साउंड वेव, तो उनके ट्रेवल करने से कंप्रेशन और रेरफेक्शन से ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे ट्रांसवर्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रेवल करते हैं, इसके अंदर कंप्रेशन। तो किसी टाइम यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, किसी टाइम यहाँ पर रेरफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेरफेक्शन आएगा। समझ पा रहे हो? बट रूल क्या बन रहा है कि जो वेव यहाँ पर आएगी, अगर उसमें कंप्रेशन है तो जाने वाली वेव में भी कंप्रेशन है, आने वाली वेव में अगर रेरफेक्शन है तो जाने वाले में भी रेरफेक्शन होगा। मतलब जैसी वेव आएगी वैसी ही वेव जाएगी। तो ये कहानी हो रही है एट क्लोज एंड। क्लोज एंड, इफ कंप्रेशन कम्स, compression returns, rarefaction comes, rarefaction will return. This is at close end. क्लोज एंड पर मतलब जैसी साउंड वेव आएगी एग्जैक्टली वैसी ही साउंड वेव वापस चली गई। अब बात करिए जरा इसको ओपन एंड की। दूसरा केस ना, ओपन एंड। सेकंड केस इज नाउ ओपन एंड। तो मैं फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको ना, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ओपन एंड कर दो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओपन एंड में जो वेव रिफ्लेक्ट होती है उसका एम्पलीट्यूड, उसमें साइन चेंज नहीं होता था, माइनस नहीं आता। ओपन एंड के रिफ्लेक्शन में भी सेम एम्पलीट्यूड आता है। तो इसका मतलब उसकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें ये बाहर माइनस साइन नहीं होगा, तो जब वाई आर में माइनस नहीं होगा तो डेल्टा पी आर में माइनस आ जाएगा, यानी यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगर ओपन एंड को हम x इक्वल टू 0 कह रहे हैं, सपोज ये पॉइंट मेरा x इक्वल टू 0 है, ओपन एंड, मतलब जहां पर ट्यूब खत्म हो रही है, ट्यूब का खत्म होना। सुनो, इस पॉइंट पर डेल्टा पी आई की वैल्यू एट दिस एंड अगर कैलकुलेट करें और डेल्टा पी आर की वैल्यू कैलकुलेट करें एट दिस एंड, पुटिंग x इक्वल टू 0 नाउ, तो डेल्टा पी आई की वैल्यू बनेगी डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी, एक्स बराबर 0 है, डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी। लेकिन जो डेल्टा पी आर बनेगा वो माइनस ऑफ डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी बनेगा। मतलब इनमें माइनस का डिफरेंस है, जिसका मतलब ये है कि अगर कंप्रेशन आएगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा,
यानी अगर कंप्रेसर आएगा तो जाएगा क्या यहाँ से, रेरफैक्शन। ओपन एंड पर उल्टा हो रहा है, कंप्रेशन विल कम बट रेरफैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड। कंप्रेशन कम्स, रेरफैक्शन गोज बैक, रिफ्लेक्ट हुआ। और हो भी नहीं सकता बिकॉज ओपन एंड के बाहर एटमॉस्फेयर है, तो हमारे यहाँ स्पीकर लगाने से एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं बदल जाएगा। आप इमेजिन करो ना कितना बदलेगा भाई, आप कितना बड़ा स्पीकर लगा दोगे, एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, इसका प्रेशर कैसे बदलोगे। हाँ पैकेज निकालो, बताएं पैकेज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में रही, लास्ट सेकंड लास्ट से थर्ड लास्ट पेज होगा ये वाला, 34 सेकंड लास्ट है, 34 क्वेश्चन जेई 2012 वाला, जेई 2012 34। क्या लिखा है देखो उसमें, सेम ही चीज पूछी है बट उसमें कंप्रेशन रेरफैक्शन वर्ड यूज करके लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पल्स का मतलब होता है कंप्रेशन और लो प्रेशर पल्स मतलब रेरफैक्शन। अब बताओ कौन से ऑप्शन सही होंगे अगर ये बात समझ आई है तो। और ओपन एंड की जगह फ्री एंड बोलते हैं इसको, लैंग्वेजेस का फर्क है। ओपन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री एंड एंड क्लोज्ड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स एंड। क्लोज को फिक्स कहा जाता है और ओपन एंड को फ्री एंड का भी नाम दे सकते हैं। ऑप्शन समझ में आ रहे कौन से, कौन कौन से मल्टी करेक्ट है ये, बी और हाँ सही, इसी कंसेप्ट पर है ये। आप देखो बी एंड डी ऑप्शंस कैसे आएंगे उसके, बताने की जरूरत है कि हो जाएगा, बी एंड डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है जेई में, बट उसके लिए इतना इतनी थ्योरी इतनी ज्यादा पढ़नी पड़ रही। चलिए आगे देखो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यार इसी के कंटिन्यूएशन में, और वो ये है बाउंडेड मीडियम्स का कंसेप्ट। देखिए अगर मीडियम बाउंडेड नहीं है तो ट्रैवलिंग वेव होती है हमेशा, और मीडियम अगर बाउंडेड है तो हमेशा ही स्टैंडिंग वेव आती है। आ रहा है ना, वही उसी पे आ रहा है, बाउंडेड मीडियम का मतलब यही है। देखो हम पहला एग्जांपल जो लेने जा रहे हैं वो ये है कि हमने एक ट्यूब ली, कोई एक ट्यूब मान लेते हैं और जो एक साइड से क्लोज है। फर्स्ट केस, ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, इसको आप ऐसे मान सकते हो, जो आपके पेन की कैप है ना, पेन की कैप, बॉल पेन की जो कैप होती है, हाँ इसको मान सकते हो। इट इज क्लोज एट वन एंड ओपन एट, तो इसमें विस्लिंग होती है कि नहीं होती है, आराम से रहती है। और आप, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, या हो तो तुम में से कोई कर ले, बट कई सारे लोग इसमें म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, मतलब इसी कैप से वो सारी टून्स जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसे भी हैं लोग, हम तो खाली बस सीटी बजा सकते हैं इसमें से भाई, वो भी अगर बजी तो बजी, नहीं तो नहीं बची। तो आप इस कैप को एग्जांपल लें कि यही आपका इसी तरीके की एक ट्यूब है और इसके ओपन एंड पर, ठीक है, अभी सीटी बजाने के लिए क्या करोगे इसके अंदर, पहला स्टेप क्या करोगे, कौन ब्लो करेगा, तो सोर्स कौन होगा अगर आपको कैप में से विस्लिंग करनी हो तो आप अपना माउथ वहां लेके जाओगे ना, कितना नजदीक लेके जाओगे, मतलब आप एक मिनट देखो, हम ये नहीं हम ये कह रहे हैं, ये कैप रखा है मान लीजिए, तो कैप यहाँ ऐसे, वो एक ऐड आता नहीं है दाग अच्छे वाला, नहीं वो अक्षय कुमार वाला, वो एक लेडी खाना बनाती है नहीं,
कितना दूर से तेल डाल रही होती है। ऐसे ऐसे रखो कैप बाहर, है ना, बजाओ सिटी। क्यों? अब उसको कनेक्ट करना है इससे ना, क्या दिक्कत हो रही है? हमारा सोर्स तो है ना, सोर्स से और पाइप के बीच में डिस्टेंस है, तो क्या मेरी वेव यहाँ पहुंच नहीं पाएगी? तो क्यों नहीं बज रही सीटी भाई? आप बिल्कुल एकदम लिप्स पे लगाते होते हैं, ऑलमोस्ट लिप्स को टच करके ही करते हो, है ना? क्या रीजन हुआ इसका पता है आपको? इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट। सोर्स दूर करने पर जो वेव पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी खत्म हो चुकी होगी। तो हम यहां पर अपना सोर्स इस पॉइंट पर मान रहे हैं, बिल्कुल इस ओपन एंड पे ही सोर्स है, ठीक है। चलेगा ऐसा पर्सन, ठीक है। और ये यहां से एयर ब्लो कर रहे हैं, तो जो काम आप पेन की कैप में एयर को ब्लो करके करते हो, यही चीज एग्जैक्टली यही चीज हम किस में करते हैं? अगर हम इसके ओपन एंड पर एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आए, दोनों का काम एक ही है। अगर यहां पर एक वाइब्रेटिंग फोर्क लाओ, दोनों एक्चुअल में काम एक ही कर रहे हैं, बट इसमें मजा आती है, इसमें मजा नहीं आती। फर्क इतना सा है सिर्फ, नहीं दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल है। आप जब अपने माउथ से एयर ब्लो करते हो, और ट्यूनिंग फोर्क इसमें एयर ब्लो करती है। हाँ हाँ, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये एयर को अंदर ब्लो करेगी। दोनों का बेसिक फंक्शन सेम है। दोनों का बेसिक फंक्शन क्या हो रहा है? ये दोनों हमारे लिए ड्राइवर्स है। यहाँ पर ये पर्सन ड्राइवर है, तो यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब हम दोनों का बेसिक रोल क्या है, इन दोनों का काम क्या है यहाँ पर? हाँ, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस दैट विल प्रोपोगेट, दैट मींस कि वेव क्रिएट करने का काम है आपका। चलिए, तो जितनी भी आपकी ताकत होगी, मतलब जितनी भी आपकी वोकल कॉर्ड की पावर होगी, उस हिसाब से आप कितना तेज सीटी बजा सकते हो, उसके हिसाब से आपने एक वेव जनरेट कर दी, और वो वेव किसी एम्पलीट्यूड की होगी, किसी एम्पलीट्यूड की, किसी फ्रीक्वेंसी की, और सब कुछ। फ्रीक्वेंसी हालांकि सेम होता है, जो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर की है, अगर ड्राइवर के चिल्लाने की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो जो वेव आगे बढ़ेगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ होती है। ये तो बेसिक रूल है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आगे जाती है। तो अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो जो वेव इससे निकल करके आगे बढ़ेगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम चलेगी, राइट। बट क्योंकि मीडियम आगे जाकर के क्लोज हो गया, तो वेव जाएगी, तब तक जाएगी जब तक ये क्लोज एंड नहीं आ जाता, और जैसे ही क्लोज एंड आया, तो वेव वहां से टकरा करके और वापस भी आ जाएगी। मतलब यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव भी आएगी, और यहां पर भी रिफ्लेक्टेड वेव आएगी। बट दोनों रिफ्लेक्शन में, मतलब जाने वाली वेव में और आने वाली वेव में क्या फर्क होगा? एम्पलीट्यूड का साइन का फर्क होगा। बट अगर हम प्रेशर्स के फॉर्म में बात करें, प्रेशर के फॉर्म में, कि हमारी जाने वाली वेव और आने वाली वेव, अगर हमारी जाने वाली वेव को हम प्रेशर इक्वेशन में कन्वर्ट करें, प्रेशर इक्वेशन में, कि जो वेव जा रही थी उसकी इक्वेशन, जाने वाली वेव की इक्वेशन प्रेशर के फॉर्म में लिखें अगर, तो हम डेल्टा पी आई लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स, और लेट्स से इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो डिपेंड करता है क्या होगा। साइन या कॉस कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हो। तो ये प्रेशर वेव के फॉर्म में लिख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नहीं लिख रहे हो। साउंड को कैरेक्टराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट एप्रोप्रिएट नहीं होता यहाँ पर ज्यादा। तो जो वेव वापस आएगी उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? डेल्टा पी ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो अभी याद करिए, क्लोज एंड है, क्लोज एंड,
जो जाएगा वही वापस भी आएगा, कंप्रेशन जाएगा, कंप्रेशन वापस आ जाएगा, रेरेफेक्शन जाएगा, रेरेफेक्शन, मतलब डेल्टा पीएम का साइन चेंज नहीं होगा, बट यहां पर कॉस ओमेगा टी एंड प्लस एक्स। तो जाने वाली वेव को प्रेशर के फॉर्म में लिखा है, आने वाली वेव को की इक्वेशन को प्रेशर के फॉर्म में लिखा है, और आगे हमने साइन चेंज नहीं किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन चेंज किया है, यहाँ माइनस को प्लस किया, बट ये जो साइन चेंज करते हो ये वेव के प्रोपगेशन के हिसाब से होता है, लेकिन बाहर साइन चेंज नहीं किया मैंने। बाहर साइन चेंज करने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड गया था और नेगेटिव एम्पलीट्यूड आया, फेज डिफरेंस इसको बोलते हैं, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये माइनस प्लस इसलिए है कि बिकॉज ये वाली वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ये नेगेटिव एक्स है, तो वेव की ट्रेवल करने का डायरेक्शन चेंज हुआ है, वो यहाँ पर है। आगे साइन चेंज नहीं होने का मतलब ये हुआ, कंप्रेशन गया, कंप्रेशन वापस आया, रेरेफेक्शन गया तो रेरेफेक्शन वापस आया, फेज डिफरेंस नहीं आएगा कोई जाने और आने में। ठीक, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कहता है ये है कि अगर एक ही मीडियम में दो दो वेव ट्रेवल करेंगी, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टैंडिंग के बारे में नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक जनरल बात करता है कि अगर हमारे पास दो वेव है और वो सेम मीडियम में है, तो रिजल्टेंट वाइब्रेशंस जो होती है वो इन दोनों वेव की इक्वेशंस को ऐड करके आएगा। मतलब अगर मुझे अब ये कोई पूछे, सुनो, अगर कोई ये कहे कि बताओ इस ट्यूब के अंदर कहीं पर प्रेशर चेंज कितना होगा, जाने वाली वेव की वजह से प्रेशर चेंज होने की ये इक्वेशन है, आने वाली वेव की वजह से प्रेशर चेंज होने की ये इक्वेशन है, तो जब दोनों वेव हैं तो किसी पॉइंट का प्रेशर कौन सी इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगा? दोनों के रिजल्टेंट से। मतलब एट एनी पॉइंट इनसाइड a tube the change of a pressure is by a equation which is sum of these two। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें मैथ्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो डिस्क्राइब क्या करती है मुझे, नहीं, ये प्रेशर वाली इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है? प्रेशर वाली इक्वेशन में मोशन नहीं है। ये इक्वेशन डिस्क्राइब ये करता है कि किसी टाइम टी पर किसी पॉइंट एक्स के ऊपर प्रेशर में कितना चेंज होगा, ये इसका फिजिकल मतलब है, चेंज ऑफ प्रेशर एट वन पॉइंट, किसकी वजह से? जब वो वेव ट्रेवल करके जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपसे ये कह रही है कि जब वेव रिफ्लेक्ट हो किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर का चेंज होने का जो इक्वेशन है वो ये है। सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर सेम मीडियम के अंदर दो दो वेव ट्रेवल करेंगी तो किसी भी पॉइंट का प्रेशर चेंज ना तो इस इक्वेशन से आएगा ना तो इस इक्वेशन से आएगा, वो आएगा इन दोनों को ऐड करके जो नई इक्वेशन बनेगी उससे आएगा। समझ पाए आप? सो change of a pressure according to the principle of superposition, it will be change of pressure by the incident wave and the change of pressure by the reflected wave। दोनों को ऐड करके आएगा, और दोनों को ऐड करके जो इक्वेशन आएगी चेंज ऑफ प्रेशर की इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके जो आएगी वो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। डेल्टा पीएम बाहर ले ले और ट्रिग्नोमेट्री से ऐड करेंगे जब cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से। कर सकते थे, हम करें, डिस्प्लेसमेंट से हम क्यों कंफ्यूज करें? साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट का ज्यादा यूज ही नहीं है, कर सकते हैं वो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अननेसेसरली उसमें हम जो ये इक्वेशन बनेगी ना cos c प्लस cos d के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन नहीं आएगा, cos kx cos ओमेगा t आएगा, cos kx cos ओमेगा t आएगा। मतलब ये एक सिर्फ एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपको सिर्फ ये बता रही है कि बाय दिस इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है which describes change in a pressure at
एनी पोजीशन जिसको कि x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एट एनी पोजीशन x एट एनी टाइम t। मतलब कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स में कोई एक पोजीशन दी जाए और कोई एक टाइम दिया जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रेशर में कितना चेंज आएगा। इक्वेशन which describes change in the pressure at any position x at any given time t। हाँ हाँ, अब ये स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि ये इक्वेशन जो बनती है ना, ये वाली इक्वेशन से आपकी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन से, मतलब जाने वाली वेव ट्रेवलिंग, आने वाली वेव ट्रेवलिंग, लेकिन दोनों को ऐड करके जो नई वेव आई, ये स्टैंडिंग वेव, मतलब इसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरी इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है आपको। इस इक्वेशन से हमें मालूम क्या चल रहा है कि किसी भी गिवन टाइम t पर किसी पोजीशन x के ऊपर प्रेशर में कितना चेंज आएगा। मतलब ये इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे पहले, उसके बाद बताते हैं आगे। तो अभी हम ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल नहीं ले रहे, अभी हम आपका ही एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा डायग्राम जल्दी से बनाना है आपको, है ना, प्रेस डायग्राम बनाओगे, इसको समझने के लिए पूरी बात समझेंगे तब न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। फर्स्ट इसमें आपको दिखा रही है आप यू, ठीक है, बट आपका जो माउथ है वो पूरी तरीके से बंद किया हुआ है आपने, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा। क्या कोई वेव जाएगी? नहीं जाएगी। मतलब आपने उस पेन वाली कैप को अपने लिप्स पे लगाया लेकिन बोला कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं। तो जब आपने कुछ बोला ही नहीं, कोई वेव गई ही नहीं इसके अंदर, तो जब कोई जाएगा नहीं तो वापस भी कुछ नहीं आने वाला, तो वापस तो तब आओगे जब कोई जाए। तो बट इसके अंदर गैस तो है, और अगर मैं पेन के कैप की बात करूं तो उसमें कौन सी गैस है यहाँ पर? एयर, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। सो एवरीवेयर प्रेशर विल बी P naught, every point, at every point the pressure will remain P naught, which is normal pressure। अब देखो क्या हुआ। अब आपने यहाँ चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मतलब विस्लिंग स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया यहाँ पर, नाउ यू, ठीक है, और अब आपने माउथ ओपन कर लिया और यहाँ पर आपने बोलना स्टार्ट किया, कुछ बात करना स्टार्ट किया। बोलने का मतलब अब क्या हो गया, हमने वेव जनरेट कर दी। तो हम जब बोलेंगे तो हम जो साउंड जनरेट करते हैं वो अपने वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी से करते हैं। आप क्लियरली कभी भी इसको टच करके फील कर सकते हो, जब भी आप बोलते हो तो यहाँ पर आपको फील होता है कि कुछ वाइब्रेशन हो रही है। तो पर्सन टू पर्सन, अब आप ड्राइवर हो, आपने क्या किया, एक वेव भेजी, एंड सपोज वी आर स्पीकिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल एफ। मान लेते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है और मोनोटोनस है, बिल्कुल एक तरीके से सेम टोन यूज होगी, टोन में कोई चेंज नहीं जा रहा, मतलब कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नॉर्मली होता नहीं है। जब हम बात करते हैं तो हमारी पिच कभी हाई हो जाती है और कभी लो, वो सिचुएशन टू सिचुएशन, और पिच का हाई या लो होने का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसा स्पीकर है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर मान लो, जो सेम ही फ्रीक्वेंसी पर लगातार बोल रहा है, तो वो जो वेव भेजेगा उस वेव के जाने से ये जो प्रेशर थे, जितने भी पॉइंट्स पर प्रेशर आपको P0 दिखाया गया था, जाने की वजह से
इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर जो होगा वो अप एंड डाउन होने लगेगा। वेव के प्रोपोगेट करने की वजह से हर एक पॉइंट का प्रेशर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और यही हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था। मैंने 4-5 पैरेलल डायग्राम दिखाए थे। तो किसी पॉइंट पर P0 था और उसी पॉइंट पर अलग टाइम के P0 प्लस BA था, उसी पॉइंट पर किसी और टाइम पर P0 माइनस BA था। सो एवरी पॉइंट प्रेशर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, प्रेशर का वाइब्रेशन होगा, प्रेशर में वाइब्रेशन होगी। दैट मीन्स कि जो भी प्रेशर था जब आप कुछ नहीं बोल रहे थे उस टाइम पे जो प्रेशर था वो इस वैल्यू से, फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये 1 एटमॉस्फेयर मान लीजिए, नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और आपके बोलने की वजह से जो वेव गई उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है या 0.8 एटमॉस्फेयर तक आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ आपका? आप क्या मतलब जब हमने बोलना स्टार्ट किया और सपोज यहां पर कोई एक हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया और वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ के प्रेशर को रिकॉर्ड कर रहा है, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट कहीं लगा दिया जिसकी वजह से हम प्रेशर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी हाईएस्ट रिकॉर्डिंग जो आई है वो आई है 1.2 एटमॉस्फेयर की, और लोएस्ट रिकॉर्डिंग जो आई है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वेव भेजी थी उसने इस पॉइंट में कितना प्रेशर चेंज किया है, 0.2 का, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर तो ये पहले ही था, हमारे वेव ना भेजने समय भी ये 1 एटमॉस्फेयर था यहाँ पर, और हमने जब वेव भेजी और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर का मेजरमेंट किया, रिकॉर्ड किया उसको, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर को रिकॉर्ड किया बाय सम इंस्ट्रूमेंट, और रिकॉर्डिंग को जब हमने देखा तो उसमें हमारी मिनिमम रिकॉर्डिंग 0.8 की है और मैक्सिमम रिकॉर्डिंग 1.2, तो हमें ये समझ में आ गया कि मेरे बोलने की वजह से या पर्सन के स्पीक करने की वजह से 0.2 ज्यादा हो सकता है और 0.2 कम हो सकता है। तो ये 0.2 आपके लिए डेल्टा पी है, दिस इज 0.2, मतलब हाउ मच प्रेशर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एट अ पॉइंट बाय स्पीकिंग, और स्पीकिंग मतलब बाय सेंडिंग अ वेव, स्पीक करना मतलब वेव भेजना, तो वेव भेजने से आप किसी भी पॉइंट का प्रेशर कितना इंक्रीज कर सकते हो या कितना, दैट इज अवर डेल्टा पी एम। यही तो प्रेशर एम्पलीट्यूड है कि हाईएस्ट कहां तक जा सकते हैं ना, नॉर्मल प्रेशर से मैक्सिमम प्रेशर के बीच का डिफरेंस, दैट इज 0.2, इसी को प्रेशर एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, अब इससे बेटर एग्जांपल क्या है यार, आपका बोलने का एग्जांपल ले रहा हूं जो नॉर्मल चीज है। नाउ अब जो वेव हम भेज रहे हैं वो वेव वापस भी आएगी, समझ लो, मतलब जाने वाली वेव की वजह से, जो वेव जा रही है इसकी वजह से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर जो है मिनिमम 0.8 पहुंचेगा और मैक्सिमम, समझ पा रहे? yes, हाँ, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया, प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, और वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कभी भी आप टायर्स में हवा भरवाओ तो प्रेशर तो मेजर होता ही है, PSI भी आता है वो पर स्क्वायर इंच में, तो वो सुई होती है उसके अंदर, एक डिजिटल वाला आता है, अगर आप हाईवेज के पेट्रोल पंप पे जाओगे ना तो वो पॉइंटर्स लगाते हैं, 32 पर सेट कर देते हैं और बीप करता है, और एक सुई वाले भी होते हैं, है ना। कभी अगर आपके साइकिल में हवा, टायर में हवा कम है या ज्यादा है तो वो एक मशीन लगाता है ऐसे छोटी सी, तो प्रेशर चेक करो तो सुई लगी होती है। तो मान लो हमने वही इंस्ट्रूमेंट एक पॉइंट पर लगा दिया, हमने प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस लगा दी, ऐसी डिवाइस जो अपने टायर में लगाई थी वो ट्यूब में लगा दो, तो उसमें एक पॉइंटर है, जब तक हम कुछ नहीं बोल रहे होंगे तो वो पॉइंटर कहां पे खड़ा होगा, कितनी वैल्यू पर, 1 एटमॉस्फेयर पे, और जब आप लगातार बोल रहे होंगे तो ये 1 से 1.2 तक चला जाएगा और वापस, और ये इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर ऑसिलेट हो रहा है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये सुई 1.2 से 0.8, 1
इस तरीके से। अब इमेजिन कर पा रहे हो आप कि आप अपने टायर में वो प्रेशर वाली मशीन लगाई और वो मशीन जो है वो रुक नहीं रही है, फ्लक्चुएट हो रही है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसका मतलब आपके टायर में जो हवा है वो, उसका जो प्रेशर है वो ऑसिलेट कर रहा है, फिक्स नहीं है वो। ऐसा ही कुछ ट्यूब के अंदर होगा कि हमारी मशीन जो है वो मुझे ये कह रही है कि यार ये 1.2 तक जा सकता है, लेकिन ये 1.1 भी हो सकता है ना बीच में। फिर 1.2 इसके लास्ट लिमिट है, 0.8 इसकी आखिरी लिमिट। तो हाईएस्ट कितना जा सकते हो 0.2, वो हमारे लिए डेल्टा पीएम। डेल्टा पीएम का ये मतलब है कि हाउ मच प्रेशर कैन इंक्रीज बाय द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ 0.2 को ही कह रहे हैं, 0.2। लेकिन 1.2 तो सर पी नॉट प्लस। हाँ तो 0.2 हमारे यहाँ लिखा ना, 0.2 लिखा है इसीलिए आपको, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पर तो हमारी सुई पहले से ही थी। मतलब जब ये पर्सन नहीं बोल रहा था तब भी ये 1 एटमॉस्फेयर पे था, बोलने से ये 1.2 पहुंच गया। तो इसका मतलब 0.2 वेव की वजह से हुआ, वो हमारा डेल्टा पीएम है जाने की वजह से। लेकिन साइमल्टेनियसली वेव आ भी रही है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो एक वेव जानी है, एक वेव आनी है, तो ये कहां से कहां तक पहुंच सकता है? 2 बल आगे 2 आ चुका है। अब मेरे बात समझ पाए इसको कि नहीं समझ पाए? 0.2 का वेरिएशन तो जाने वाली वेव से। हाँ देखिए एक बात बताओ, अब बहुत केयरफुली सुनिएगा। मान ले हमने 2 मशीन्स लगाई हैं, हमने 2 मशीन्स लगाई किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, और एक मशीन जाने वाली वेव का प्रेशर मेजर कर रही है और एक मशीन आने वाली वेव का प्रेशर मेजर कर रही है। मतलब सेकंड मशीन इज प्रेशर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब इसको सब बनाएगा नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं सर। और जाने वाली मशीन इंसिडेंट वेव के प्रेशर को मेजर करेंगी। तो पहली बात, जब हम शांत बैठे, बिल्कुल बिल्कुल शांत बैठे, तो दोनों मशीन्स में क्या प्रेशर आ रहा होगा? यहां भी 1, यहां भी 1, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर हमने बोलना स्टार्ट कर दिया, हमारी वेव गई और वेव जाने की वजह से यहां पर प्रेशर की वैल्यू आ गई, ये जाने वाली वेव से। अब आने वाली वेव से हो सकता है यहां पर प्रेशर 1.2 हो, और हो सकता है कि आने वाली वेव की वजह से 0.8 हो। हमें कैसे पता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर जाने वाली वेव की वजह से प्रेशर 1.2 रीड किया जा रहा है और उसी टाइम पर वहीं पर रिफ्लेक्टेड वाली वेव की वजह से 0.8 आ रहा है। सुनिए तो पहले, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी। इसका मतलब जाने वाली वेव की वजह से अगर यहाँ पर प्रेशर हाई था तो आने वाली वेव की वजह से यहाँ पर प्रेशर लो है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो एवरेज प्रेशर क्या बनेगा? यहाँ पर एक 1.2 बता रहा है, एक 0.8 बता रहा है, तो एवरेज प्रेशर बना गया। एक 0.2 ज्यादा रीड कर रहा है, एक 0.2 कम रीड कर रहा है, एवरेज 1। सो प्रेशर एट दिस पॉइंट विल रिमेन 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सुनिएगा, और अगर ऐसा हो गया कि इस पॉइंट का प्रेशर उतना ही रिकॉर्ड किया जा रहा है जितना वेव के एब्सेंस में था, वेव की एब्सेंस में जो प्रेशर है, अगर वही प्रेशर मैं इस पॉइंट पर रिकॉर्ड कर रहा हूं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, तो ऐसे पॉइंट्स को हम नाम देते हैं नोड, कि जिन पॉइंट्स पर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हुए। देखो अभी कहां लिख रहे हो बेबी, कोई फायदा थोड़ी है लिखने से आपको। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, इसको लेके कोई फायदा नहीं होने वाला, जीरो बेनिफिट है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जाने वाली वेव की वजह से यहां पर प्रेशर रिकॉर्ड किया गया 1.2 और आने वाली वेव की वजह से भी 1.2 रिकॉर्ड किया गया, तो ये एंटी नोड कहलाएगा। दैट मींस यहां पर नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन क्या दोगे आप? मतलब साउंड के केस में नोड और एंटी नोड किसको बोलेंगे? तो ऐसे पॉइंट्स
जहां पर प्रेशर की मेजरमेंट करने पर उतना ही प्रेशर रिकॉर्ड किया जा रहा है जो इन द एब्सेंस ऑफ वेव था। सुनिए तो, पूरे स्टेटमेंट को सुनो। मैं कह रहा हूं कि जब तक वेव हमने भेजा ही नहीं था तो सब जगह पर 1 एटमॉस्फेयर था। तो ये प्रेशर वेव की एब्सेंस में है। वेव की प्रेजेंस में किसी भी पॉइंट का प्रेशर दो वेव की वजह से चेंज होगा। इस पॉइंट का प्रेशर जाने वाली वेव की वजह से चेंज होगा और उसी पॉइंट का प्रेशर आने वाली। और अगर दोनों के चेंज अपोजिट हो गए, मतलब एक जाने वाली वेव यहाँ के प्रेशर को इंक्रीज कर रही है और आने वाली वेव यहाँ के प्रेशर को डिक्रीज कर रही है, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि यहाँ का प्रेशर ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, और ये किस पर मेंटेन रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर पे। इनको हम नोड का नाम दे रहे हैं। मतलब अब क्या लिखोगे? नोड का मतलब क्या हुआ? क्या वहां पर प्रेशर जीरो है? वहां पर प्रेशर जीरो है या फिर वहां पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है? या यूं कह दीजिए, नोड इज द पॉइंट वेयर द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये डेफिनेशन ऑफ नोड हो गई यहाँ पर। द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। नोड मतलब द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, तो ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स जरूर होंगे जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन वहां चेंज जीरो आएगा। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी शुड बी जीरो। तो अगर कंप्रेशन जा रहा है तो कंप्रेशन वापस तो फिर प्रेशर बढ़ना ही नहीं चाहिए, घट क्यों रहा है? अरे तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये यहाँ पे होगा। हम कह रहे हैं कि पूरे ट्यूब में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, पूरे ट्यूब में कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर प्रेशर चेंज नहीं कर पाएगा दो वेव के कंबाइंड होने की वजह से। समझ ही नहीं पा रहे? देखो, हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि जाने वाली वेव की वजह से प्रेशर का चेंज और आने वाली वेव की वजह से प्रेशर का चेंज ऐड हो रहे हो, मतलब नेट चेंज बढ़ रहा हो। ऐसे पॉइंट्स को नाम दिया जाएगा एंटीनोड। एंटीनोड इज द पॉइंट वेयर change of a pressure by the incident wave and by the reflected wave are of same sign। मतलब कि एक दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नोड एंटी नोड समझ में आ गया आपको? यहाँ पर क्या है, ये पूरी बात समझ में आई। अब इसको मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो देखो, x की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जरूर होंगी, मतलब x की कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना जब डेल्टा पी जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x इक्वल टू, मतलब kx की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए, मतलब कि x की वैल्यू पाई अपॉन 2 की हो जाए, और k का मतलब 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कुल मिलाकर के x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 हो जाए फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब kx बराबर पाई बाई 2, और kx बराबर पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पर cos 90, मतलब डेल्टा पी जीरो, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं। तो ये कौन सा पॉइंट है? फिर नोड है, यानी लैम्डा बाई 4 इज द नोड। वो तो डेफिनेशन थी, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में नोड का मतलब x की वो वैल्यूज निकालनी होती है जब ये पूरा टर्म जीरो है। डेल्टा पी को जीरो करने के लिए x को क्या रखना होगा? ये नोड होता है, इसको नोड बोलेंगे। नहीं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ लैम्डा बाई 4 नहीं,
इवन अगर आप x को 3 λ/4 रखो, विच मीन्स kx बराबर 3 π/2, तो 3 π/2 पर भी ये 0 आएगा, यहाँ पर भी डेल्टा p 0 है, यानी कि लोड किसी सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा, वो ऑल्टरनेट मिलेंगे। तो वैसे भी पढ़ चुके हैं आप, दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस आता है, तो वही आ रहा है। चलिए अब इसके बाद लिखिएगा मोड ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। और ये टॉपिक कहलाता है आपका ऑर्गन पाइप। तो पहला हम लेते हैं मतलब एक ऐसी ट्यूब ले जो कि क्लोज एट वन एंड है, ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, अब आप बताना इसमें, अब जल्दी जल्दी करेंगे, कंसेप्ट को जल्दी जल्दी लगाना आपको। यहाँ सोर्स की जगह अब हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब अपने सोर्स की जगह यहाँ ट्यूनिंग फोर्क लिखा। अब आप तो समझ जाओगे ना, ट्यूनिंग फोर्क और आपका काम एक ही था। ठीक है, तो ट्यूनिंग फोर्क एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका काम था वेव को भेजने का, राइट? ओके। और इसकी वजह से कुछ वेव जाएंगी यहाँ पर और कंटिन्यूअसली वेव वापस भी आएंगी, और जाने वाली वेव और आने वाली वेव के सुपर पोजिशन से इसके अंदर बनेंगे स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव बनने से क्या होगा, कहीं कहीं पर नोड बनेंगे और कहीं कहीं पर एंटी नोड बनेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। ट्यूनिंग फोर्क का काम है वेव को भेजना, क्लोज एंड का काम है वेव को रिफ्लेक्ट करना। भेजने मतलब जाने वाली वेव और आने वाली वेव दोनों आपस में ऐड होती है, और कंसेक्वेंस ये होता है उसका कि इसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है। और उसका कंसेक्वेंस ये बनता है कि कुछ नोड वाले पॉइंट्स होंगे और कुछ एंटी नोड वाले पॉइंट्स। तो कहां नोड होगा कहां एंटी नोड होगा ये देखना है मेरे को, ठीक है? और डेफिनेशन क्या बोलती है, नोड किस चीज को कह रहे हो आप? वो चीज जहां पर जाने वाली वेव और आने वाली वेव एक दूसरे के प्रेशर वाले इफेक्ट को कैंसिल करे। मतलब तो क्लोज एंड पर हमने क्या पढ़ा था, क्लोज एंड पर अगर कंप्रेशन जाता है तो वापस क्या आता है, तो क्या जाने और आने वाली वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? कैसे भैया? कंप्रेशन जाने का मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज हुआ, और रिफ्लेक्ट होने पर भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सुपर पोजिशन करो, आप क्या बनेगा वो, यानी यहां पर जाने वाली वेव और आने वाली वेव दोनों से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर एंटी नोड है, ये पॉइंट एंटी नोड है। लेकिन ओपन एंड पे याद करिए, ओपन एंड पर, ओपन एंड पर मतलब आपने यहां से एक कंप्रेशन भेजा, ठीक है, वो कंप्रेशन वापस कंप्रेशन ही बन के आया, लेकिन वही कंप्रेशन जब ओपन एंड से वापस पलट के जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर एक वेव में कंप्रेशन है, मतलब एक वेव प्रेशर को इंक्रीज कर रही है और दूसरी प्रेशर को डिक्रीज कर रही है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, प्रेशर मेंटेन रहेगा। प्रेशर जीरो नहीं हो सकता कभी, उसमें चेंज नहीं आएगा कोई, मेंटेन हो गया। और इसी पॉइंट को क्या नाम देंगे, नोड। ये मतलब है नोड का, यहाँ पर जहां पर प्रेशर में कोई चेंजेस ना आए। सो ओपन एंड नोड है, विच मींस कि यहाँ पर प्रेशर मेंटेन रहेगा, प्रेशर वेरी नहीं करेगा।
और क्लोज एंड एंटी नोड है, जिसका मतलब यहाँ पर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, यहाँ पर प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पर प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आएंगी और यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो परमानेंट मेंटेन रहेगा। हाँ जी, हाँ हाँ, उसका आपको वही तभी तो प्रॉब्लम होती है समझने में। अगर ये ना बताया जाए तो आपको समझने में दिक्कत है। स्ट्रिंग्स का जस्ट अपोजिट है। तुम अपने हिसाब से ट्यूनिंग फोर्क दिखाओगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक सही है। okay. तो ये नोड और ये एंटी नोड है, ठीक है ना। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ट्यूनिंग फोर्क, जिसको कि हम ड्राइवर कह रहे हैं, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि मिनिमम नोड और मिनिमम एंटी नोड। तो ये पॉइंट आपका एंटी नोड होना ही चाहिए। दिस इज अ मस्ट बी कंडीशन। एंड ये पॉइंट नोड बनेगा, इट इज ऑल्सो मस्ट बी कंडीशन। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। बिकॉज यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा और यहां पर हमेशा नोड बनेगा। यहां रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट लग रहे हैं, यहां पर रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लग रहा है, यहां पर रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लग रहा है। तो उन कंसेप्ट की वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर का एंटी नोड रहेगा और इस पॉइंट पर प्रेशर का नोड रहेगा। बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री मतलब होता है जहां से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस पॉइंट से वेव रिफ्लेक्ट होती है वहां पर नोड और एंटी नोड में से कोई एक पॉइंट बनेगा। और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं ना, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, या उसको कभी कभी बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। नाम कोई भी दे दे इसका। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम इज वाइब्रेटिंग विद द मिनिमम नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड। सिस्टम वाइब्रेट्स विद द मिनिमम नोड एंड मिनिमम एंटी नोड। और जब ये हमारे मस्ट बी कंडीशन है, मतलब कि मिनिमम एक नोड और मिनिमम एक एंटी नोड तो हमेशा रहेंगे। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब और नोड और एंटी नोड बीच में ना हो। भाई ये तो आपकी कंडीशंस है कि ये तो आपको रखने ही रखने पड़ेंगे। यहाँ एंटी नोड और यहाँ पे नोड हमेशा रखना हो। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे इसमें। तो अगर आपका ये नोड और ये एंटी नोड हुआ और मान लो इसकी लेंथ एल है, तो अब जरा रिजल्ट याद करिए, नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। यानी लेंथ शुड बी लैम्डा बाय 4, यानी लैम्डा शुड बी 4l, and then frequency is v divided by wavelength, that means v divided by 4l. ये इस ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगली फ्रीक्वेंसी, now the next possible frequency, हमने ट्यूनिंग फोर्क को ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किए, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, वेव तो यही से निकलेगी। क्यों बच्चा तुम कंफ्यूज कर जाओगे, बता रहा हूं। हम लोग यहां पर एंटी नोड परमानेंट है, यहां पर नोड परमानेंट है, क्योंकि ये दो रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट्स है। यहां पर वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहां पर वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जिस वजह से ये नोड और ये एंटी नोड हमेशा रहेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बीच में और हो जाए। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या है, हम बीच में एक नोड और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, देयर इज वन मोर नोड, लेकिन फिर एक एंटी नोड बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो नोड के बीच में एंटी नोड भी होना चाहिए फिर। तो यहां पर एक एंटी नोड भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मतलब आप ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रखोगे, सुनो,
ट्यूरिंग 4 के जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, लैम्डा इज v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और स्पीड रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ये कल बताया गया आपको। तो एज लॉन्ग एज मीडियम इज यूनिफॉर्म, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मान लो अगर जो मीडियम यहाँ है वही मीडियम यहाँ पे है, तो ना तो बल्क मॉडुलस बदलेगा ना डेंसिटी बदलेगी। बट अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करोगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखोगे, तो जो वेव होंगी वो कम लेंथ की होंगी, और जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो सेपरेशन बिटवीन द नोड और एंटी नोड कम हो जाएंगे, नोड एंटी नोड पास पास आ जाएगी, और जब नोड एंटी नोड पास पास बनेंगे विद इन द सेम लेंथ, उतनी ही लेंथ में नोड और एंटी नोड दूर दूर है, और उतनी ही लेंथ में नोड और एंटी नोड जब नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड्स बढ़ जाते हैं, और यही होता है जब हम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बढ़ाते हैं। किससे? उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। देखिए इसका मतलब ये हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं होगा। मतलब नोड का मतलब आपको ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रेशर परमानेंटली मेंटेन है, प्रेशर एट दिस पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट। अभी क्या हो रहा था, सिर्फ यहां पर प्रेशर मेंटेन था, बाकी पॉइंट्स के प्रेशर चेंज हो रहे थे, और सबसे ज्यादा चेंज यहां हो रहा था। अब क्या हो रहा है, यहां पर भी प्रेशर मेंटेन है और यहां पर भी प्रेशर, मतलब दो ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पर प्रेशर में कोई चेंज कभी नहीं आएगा। ठीक है, जितनी भी देर के लिए वेव चलेगी उतनी देर तक के लिए यहां पर प्रेशर फिक्स हो गया, यहां पर प्रेशर फिक्स हो गया, और बाकी पॉइंट्स के प्रेशर जो होंगे वो अप डाउन होते रहेंगे। और सबसे ज्यादा अप या सबसे ज्यादा डाउन किस पॉइंट पर होगा? एंटी नोड पर। प्रेशर सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ेगा, सबसे ज्यादा यहां पर डिप कर जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, अगर ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, तो नाउ दिस डिस्टेंस विल बी L बाय, ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है, जो कि पूरे ट्यूब का 1/3 है। तो लैम्डा बाय 4 इज नाउ L बाय 3 बिकॉज दिस इज 1/3 लेंथ। तो अब लैम्डा की वैल्यू 4L बाय 3। एंड सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3V बाय 4 है, और इसको बोलेंगे, ये फंडामेंटल से कितने टाइम्स ज्यादा है? ये फंडामेंटल है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसमें कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कहलाएगा आपका थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। एक्चुअली हार्मोनिक होता है what you are multiplying in the fundamental frequency, the number which is multiplied in the fundamental frequency, it is multiplied by 3, so that is third harmonic. Simply, by what factor the frequency is higher than the fundamental frequency is the harmonic. अगर हमारी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की 9 टाइम्स है तो हम बोलेंगे 9th हार्मोनिक है। इसके बाद नेक्स्ट और ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, मतलब ट्यूरिंग फॉर ज्यादा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि और कम वेवलेंथ ले आओ, वेवलेंथ और लो कर दो आप, मोर फ्रीक्वेंसीज। ट्यूनिंग फॉर्क पहले से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, मतलब वेव बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हो गई, वेवलेंथ और कम हो गई, नोड एंटी नोड और पास पास हो गए, और लेंथ उतनी ही है, सेम लेंथ में नोड और एंटी नोड पास पास हो जाएगा, तो फिर नंबर ऑफ नोड एंटी नोड बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अभी एक नोड बढ़ाया था, अब 2 नोड बढ़ेंगे, और बिटवीन 2 नोड एंटी नोड भी आएगा फिर,
फिर एंटी नोड आएगा और फिर यहाँ पर ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया नोड टू एंटी नोड इन टर्म्स ऑफ लेंथ? अगर पूरी लेंथ एल है तो देखिए ये एल बाई 5 है, ये 1/5 हो गया। 1 2 3 4 5। Now this would be lambda by 4। अब लैम्डा की वैल्यू 4l by 5। Now lambda is 4l by 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5। वो फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन नहीं। हाँ, इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं आते, सेकंड फोर्थ सिक्स हार्मोनिक्स नहीं आते। हाँ, अब जनरलाइज कर सकते हो, पैटर्न समझ में आ जाता। वो स्टार्टिंग के जो 1 घंटे लगते हैं समझने में ना, उसमें प्रॉब्लम होती है सर। मगर भाई ये तो आसान लगता है, तो अगर सिर्फ ये पढ़ाया जाए तो टॉपिक आसान लगेगा, बहुत आसान लगता है। बट इसके पीछे की कंप्लीट स्टोरी, ये सब हुआ कहाँ से है, तो वो उसको समझना पड़ेगा। नाउ इन जनरल क्या बनेगा इसमें, जनरलाइज करेगा। वेवलेंथ सबसे पहले 4l/1 था, वेवलेंथ 4l/1, 4l/3, 4l/5। So in general wavelength is 4l divided by 2n minus 1। आप 2n plus 1 मत करना, मैं 2n minus 1 लिखता हूँ और n starts from 1। n की स्टार्टिंग वैल्यू 1 लेंगे, 1 2 3 4 5। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, n इक्वल टू 2 मतलब थर्ड हार्मोनिक। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होगा। n इक्वल टू 3 फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब ये 2n minus 1 आपका हार्मोनिक है, 2n minus 1 इज हार्मोनिक। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 9th हार्मोनिक, तो इसका मतलब 2n minus 1 की वैल्यू 9 है, तो n कितना होना चाहिए? अगर 2n minus 1 9 है तो n should be 5, that is the 9th हार्मोनिक। 2n minus 1 हार्मोनिक। और फ्रीक्वेंसी का जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, वो भी देख लो, वो भी जनरलाइज हो रहा है। v/4l, 3v/4l, then 5v/4l। that means frequency in general is 2n minus 1 and v divided by 4l। और इसमें जो v है ना, वो अंडर रूट v बाय रो है, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी वाला। अब ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे। तो ये है ट्यूब क्लोज एट वन एंड। अच्छा, आपके ना स्कूल लेवल की बुक्स में इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये भी नाम दिया जाएगा इसका। अच्छा, ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं यार, कि ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से नोड एंटी नोड क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों? नंबर ऑफ नहीं, सुपर पोजिशन नहीं बढ़ रहा है भाई, वेवलेंथ लो हो जाती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वेव को ड्राइव करोगे, उसकी लेंथ, नंबर ऑफ वेव बढ़ जाते हैं। सुपर पोजिशन नहीं, सुपर पोजिशन तो 2 ही है, बट सेम लेंथ में ज्यादा वेव हो जाएंगी, और जब ज्यादा वेव होंगी तो नोड और एंटी नोड भी ज्यादा होंगे। नाउ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, a tube open at both ends। चलिए इसमें बताइएगा, ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स पे प्रोसेस is सिमिलर। एक ट्यूनिंग फोर्क चाहिए which vibrates with some frequency that acts like a driver, or you can say source।
ठीक है, बाकी कहानी वैसी है, वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, दोनों के मिलने से स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। कंडीशंस क्या है? सबसे लो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड। मैं पूरा लिख दे रहा हूं इस बार। और ओपन एंड्स पर नोड बनेगा कि एंटी नोड बनेगा? देखिए, इफ कंप्रेशन कम्स हियर, rarefaction reflects. That means if incident wave increases the pressure, reflected wave decreases the pressure, so pressure will remain constant, which will node, and this end is also node. तो ये तो आपके मिनिमम रहने ही नहीं, ठीक है, इसके बीच में कुछ मत करो आप, यही मिनिमम है। एंड इफ इट इज मिनिमम, this distance should be lambda by 2. That means the length of tube is lambda by 2. That means lambda is 2L, and so frequency is V upon 2L. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। होगा, वो दिखाया नहीं है, लिख सकते हो आप, एंटी नोट तो होगा ही होगा। Now the tuning fork oscillates with more frequency, high frequency. Which means wavelength कम हो गई, नंबर ऑफ नोड एंटी नोड बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेव की लेंथ कम होने मतलब वेव स्ट्रेंथ कट जाएगी, पर टोटल लेंथ तो उतनी ही है ना आपके पास, तो टोटल लेंथ उतनी ही है और वेव छोटी हो जाएंगी, तो छोटी छोटी कई सारी वेव आ जाएंगी। जब कई सारी वेव बनेंगी तो नोड एंटी नोड बढ़ जाएंगे, तो हम यहां और नोड और यहां नोड तो रखेंगे ही, एक नोड और बढ़ा दो, यानी बीच में एक एंटी नोड और ये एंटी नोड, और नाउ नोड टू नोड which is L by 2 is lambda by 2. So now the lambda is L, and frequency is V by lambda, यानी कि V by L. हाँ वही आ रहा है, स्ट्रिंग वाला आता है, तो ये कहलाएगा आपका, ये इससे कितने टाइम से, फंडामेंटल का कितना है ये frequency is 2 times, this frequency is double of fundamental, so it is second harmonic है। हार्मोनिक सीधा सा ये होता है कि फंडामेंटल में क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, वो हार्मोनिक है। हाँ, ये स्ट्रिंग वाला हो गया, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक भी है, सेकंड हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी आएगा, फोर्थ हार्मोनिक भी आएगा। हाँ जी, हाँ, तो इसको जनरलाइज डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे, इसको ओपन ऑर्गन पाइप कर देंगे, इसको नाम बोलोगे ओपन ऑर्गन पाइप, और जनरलाइज करेंगे तो लैम्डा की जनरलाइज वैल्यू, पहले मेरा लैम्डा 2L है, 2L अपॉन 1, यहाँ L है ना, इसको 2L अपॉन 2 करो, तो इन जनरल लैम्डा विल बी 2L डिवाइडेड बाय n, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी n into V by 2L. ये वही स्ट्रिंग वाला है, बस फर्क इतना है कि स्ट्रिंग में V को रूट T बाई U लिखोगे और यहां पर V को रूट B बाई U लिखोगे, है वो बिल्कुल वैसा ही। तो स्ट्रिंग में भी तो एंड पे नोड थे, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स में भी, उसमें भी तो दोनों तरफ नोड थे, यहाँ पे नोड है, सेम ही चीज चल रही है। ये टॉपिक टफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं, मतलब चैप्टर को अगर आपको अच्छा देखना हो तो ये पढ़ लो, आसान लगेगा, इजी टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज ही पूछी जाती हैं, और इनको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दे आर आल्सो नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब बुक्स में अगर ये भी लिखा हो ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, तो मतलब यही है।
हाँ सभी, ये जितने भी आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो ये सब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, या इनके नाम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी हैं, नाम बदल बदल के बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। नाम कोई भी ले लो। तो इसमें भी होगा एक लूप, दो लूप, हाफ लूप है, नोड और एंटी नोड आधा लूप हुआ, हाफ लूप। ठीक है, ये सब कहानी समझ में है आपको? ये सब ऑर्गेन टाइप की फ्रीक्वेंसीज है। ना एक लास्ट पॉइंट इसको कंप्लीट करेंगे आज, 2-4 मिनट और लगेंगे। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है लेबोरेटरी में, और वो होता है आपका एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। स्ट्रिंग में सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेसिकली रूल क्या है इसके अंदर कि एक पाइप है, उसमें पानी भरा होता है पूरा, ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, और इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं जो वाइब्रेट करे। वाइब्रेटिंग फोर्क मतलब वो हमारा ड्राइवर हो गया, सोर्स हो गया। फिर से मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज करता हूँ ताकि न्यूमेरिकल में भी यही लिखे होते है ना, कई बार वर्ड मीनिंग की वजह से न्यूमेरिकल नहीं हो पाता। और हम किसी भी तरीके से, मतलब यहाँ पर जो भी एक तरीका कोई सिस्टम होगा जिस सिस्टम से पानी का लेवल कम करते हैं, कैसे करते मुझे नहीं पता, बट समहाउ वाटर लेवल रिड्यूस करना है आपको, बस आप ये मानिए। कम करते जाओ। मैकेनिज्म क्या होगा उसमें हम लोग को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कैसे कम होगा। पानी कम करना है बस, ये है नल, उसमें नल लगा दो, जो भी कर दो, जैसे भी करो, पानी पी जाओ, जैसे करना, पानी कम करना है बस, ये हमारा एम है। ठीक है ना, तरीके बहुत हो सकते हैं। तो पानी का लेवल हम कम करते जाते हैं, और कम करते करते एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं, पानी का लेवल इतना रिड्यूस कर देते हो आप, अब जब पानी का लेवल कम करते तो होता क्या है कि यहां पर क्या बन जाएगा हमारे लिए, एयर। अब सुनिए, जो वेव जाएगी एयर से, जो वेव एयर से जाएगी, एयर के बाद लिक्विड आ गया, ये कैसा मानेंगे, क्लोज एंड माने कि ओपन एंड माने? क्लोज एंड, एयर एयर के लिए तो क्लोज होगा ना, तो यहां से वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ट्यूनिंग फोर्क ने वेव भेजी, पानी ने उसको रिफ्लेक्ट किया, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, स्टैंडिंग वेव बनी, और क्लोज एंड पर, क्योंकि यहां पर कंप्रेशन वापस कंप्रेशन ही जाता है, तो ये एंटी नोड बन गया, और ओपन एंड पर नोड बन गया। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट रेजोनेंस है। फर्स्ट रेजोनेंस मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम नोड और एंटी नोड वाला केस, इसी का लैंग्वेज बदल के फर्स्ट रेजोनेंस, जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कह रहे थे, उसको यहाँ फर्स्ट रेजोनेंस का नाम दिया जा रहा है। घुमा फिरा के सब एक ही चीज है, नाम बदल बदल के परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तभी तो अभी इसको बस आप नाम समझो, रेजोनेंस के फिनोमेना समझ जाइए। मैं सिर्फ ये बोलो कि नाम पढ़ ले ताकि क्वेश्चन मेरे हो। और ऐसे में अगर ये लेंथ L1 हो तो लैम्डा से कैसे रिलेट करेंगे इसको, मतलब ये वेवलेंथ के फॉर्म में कितना है, ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या है, लैम्डा बाई 2 है कि लैम्डा है कि लैम्डा बाई 4 है, क्या है, नोड और एंटी नोड है। तो आप लिखोगे L1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। फिर पानी का लेवल और कम करते, पानी का लेवल और ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, और
सेकंड रेजोनेंस के स्टेज पर आ जाते हैं, विच मीन सेकंड हार्मोनिक। नहीं, सेकंड रेजोनेंस कहेंगे, हार्मोनिक थर्ड होगा, सॉरी, रेजोनेंस सेकंड बोल रहे हैं, हार्मोनिक जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक हो जाएगी। मतलब मैं आपको बोलना ये चाह रहा था, मतलब वर्ड गलत निकल गया, कि अगले वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नेक्स्ट वाला केस आ जाएगा। तो क्या होगा, पानी का लेवल कम कर दिया, लेवल इज नाउ L2, और इसके ऊपर फिर वही ट्यूनिंग फोर्क चल रहा है, सेम ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पर। ओपन एंड इज नोड, क्लोज एंड इज ऑल्सो, क्लोज एंड इज एंटी नोड, बट बीच में और नोड और एंटी नोड आ जाएंगे। तो अब L2 कितना लिखेंगे, लैम्डा के फॉर्म में, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4। और अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट और थ्योरी में डिफरेंस होता है हमेशा, मतलब एक्सपेरिमेंट थ्योरी से थोड़ा अलग होता है। मैंने अभी आपको कैप वाला एग्जांपल दिया था, तो आप उस कैप में अपना ड्राइवर कहां रखोगे? क्या ये ड्राइवर बिल्कुल इससे टच करके रखोगे? मतलब अगर आपको सीटी बजानी है तो क्या बिल्कुल टच कर दोगे? क्या बिल्कुल, मतलब जहां से साउंड निकल रहा होगा और कैप के ओपन एंड के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, मतलब यहां पर थोड़ा सा गैप होगा, प्रैक्टिकल करते वक्त थोड़ी बहुत एरर्स आएंगी, जिसका मतलब ये होता है, ये कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली, ये सब थियोरेटिकल है, ये दो इक्वेशन थ्योरी के हिसाब से, बट एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, ये नोड ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर होता है, स्लाइटली ऊपर होता है, ये एग्जैक्टली वहां नहीं होता जहां पर ट्यूब बिल्कुल खत्म हो रही होगी, उससे हल्का सा ऊपर, और उस हल्के से ऊपर डिस्टेंस को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और नाम देते हैं इसको एंड करेक्शंस का, एंड करेक्शंस। Practically, it is impossible to create a node at this point. It will be slightly above. सब में ओपन वाले में, ओपन वाले में, बिकॉज ट्यूनिंग फॉर्क एग्जैक्टली इसको टच करके नहीं रखोगे, थोड़ा सा ऊपर रखोगे आप, पाइप से टच करके तो रखेंगे नहीं, हल्का सा ऊपर रखेंगे, तो वो बीच का गैप भी तो काउंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंड करेक्शन। तो इफेक्टिवली ये लेंथ कितनी है, इज इट L1 और L1 प्लस ई, तो इसमें ई और ऐड कर दीजिए, ये एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल। और ऐसे ही यहां पर भी ये जो नोड है वो थोड़ा सा ऊपर है, इससे हल्का सा ऊपर, ई डिस्टेंस ऊपर होता है, तो यहां पर L2 प्लस ई, और इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी L2, इक्वेशन ये है L2 प्लस ई बराबर 3 लैम्डा बाई 4, और एक इक्वेशन है L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इससे लैम्डा जान तो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स L2 माइनस L1, ये वेवलेंथ आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी पता है तो स्पीड आ जाएगी इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो एम होता है वो होता है फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने का ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब एम ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट V। और ये जो एंड करेक्शन है इसका ट्यूब के रेडियस से कनेक्शन भी है, एंड करेक्शन एंड रेडियस ऑफ ट्यूब, इनके बीच में रिलेशन है, एंड करेक्शन रिलेशन बिटवीन ई एंड आर, एंड करेक्शन का ट्यूब की रेडियस के साथ, और वो रिलेशन भी एक्सपेरिमेंटल ही पता चलता है, इट इज 0.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस, एंड करेक्शन
0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये फिक्स फॉर्मूला, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है। सो इफ यू नो द रेडियस, if you know the radius of tube, we can find E, and if we know the E, we can find the radius. हाँ, पीछे भी आपको एक्सरसाइज दिखा रहे, और एंड करेक्शन यही से आएगा। लैम्डा की ये वैल्यू, जो लैम्डा की वैल्यू है, यानी इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब करके आप ट्राई करो, उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो लैम्डा बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, और सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड करेक्शन की एक वैल्यू आएगी L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। पैकेज में JEE 2012 वाले पेज पे देखो, अगर आप 35 नंबर, सेम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट टिक कर लो, आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर और बता रहे भैया आपको। ये पेज नंबर 71 पर 19th क्वेश्चन, पेज नंबर 71 का 19, वो लिखा है इन रेजोनेंस कॉलम मेथड, मतलब इसी की बात कर रहा वो, इस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो ये ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, JEE 2003 लिखा है फर्स्ट रेजोनेंस व्हेन द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज 0.1 and gives the second resonance when the length of air column is 0.35, the end correction is, मतलब they are giving you L1 L2 and asking for E, सीधा सीधा फॉर्मूले लगाने होते हैं इसमें। ये सब तो जो प्रीवियस जेई के पेपर है उनमें से बता रहा हूँ मैं। और पेज 69 पे 7th क्वेश्चन देखो, ट्राई करना, while measuring the speed of sound by performing resonance column experiment, तो इसी के ऊपर है वो, मतलब ठीक ठाक इसकी फ्रीक्वेंसी आई है, पहले 4-5 बार तो आ ही चुका है ना। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब वो बाद में करवा देंगे आपको। बता रहे